जो सच्चाई राहुल गांधी ने सामने लाई है, उस सच्चाई को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर मजबूती के साथ गांव गांव, गली गली, सड़क सड़क जबरदस्त तरीके से जन आंदोलन खड़ा करेगा और इस बार इस गंदगी को पूरी साफ करेगा। बेईमान बेईमानी करने के लिए कई तरीके अपनाता है। एक तरीका हमारे सामने अभी आ गया कि लोगों ने साथ नहीं दिया। हमने तो एक फॉर्मेट जारी किया था कि जिस जिसकी वोट कटी है, इस फॉर्म को भर के हमें दीजिए। लोगों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो हम तो ये उसी समय नंगा कर देते। बेईमानी ईवीएम के माध्यम से भी होती है। मुस्लिम आबादी को कई जगह पर वोट नहीं डालने दी जाती। बीईएल कंपनी में 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी थे। यानी जो कंपनी मशीन बना रही है, जिस मशीन से चुनाव हो रहा है, उस मशीन में बीजेपी के डायरेक्टर। क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या ये बेईमानी का तरीका नहीं है? इलेक्शन कमीशन हर बात को, हर चीज को छुपा रहा है। तो सर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है इस पूरे मामले में? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है। उनके खिलाफ एफआईआर कराए, उनके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के उनको सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी, क्योंकि ये जघन्य अपराध है, ये देशद्रोह है। कत्ल के मुकदमे से भी ज्यादा ये घिनौना अपराध है। 120 करोड़ लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया इसी बेईमानी के कारण। तो आप मोटा मोटी किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। मोदी एंड अमित शाह, बीजेपी ये जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन जिसने अपनी नैतिकता को पूरी तरह बेच दिया है, जिसने इस देश के साथ में गद्दारी की है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है भानु प्रताप जी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और देश के जाने माने वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे। देश में जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी ने जिस तरीके सबूत दिखाए कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जो है एक लोकसभा सीट में है, उसके बाद जो है लगातार बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है चुनाव आयोग के खिलाफ। पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं भानु प्रताप जी से। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। सर आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब क्या तैयारी है? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, इसके बाद अब सब लोग एक्टिव हो गए एक बार फिर से। आप लोग शुरुआत से आंदोलन करते आए हैं, तो एक बार क्या फिर से आपको लग रहा है आंदोलन में फिर से जो है जान फूंक दी है सारे मुद्दे ने? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को और उन तमाम साथियों को जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को सामने लाने में रात दिन मेहनत की, और आपके माध्यम से उस विपक्ष का भी धन्यवाद करता हूं जो राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई जो एक उनकी डिनर पार्टी थी, जिसमें उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, बताया कि क्या है ये सारा फर्जीवाड़ा, और उसमें 25 पार्टियों के लोग आए। उन सबको बधाई देना चाहता हूं, इस उम्मीद में कि जो सच्चाई राहुल गांधी ने सामने लाई है, उस सच्चाई को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर मजबूती के साथ गांव गांव, गली गली, सड़क सड़क जबरदस्त तरीके से जन आंदोलन खड़ा करेगा और इस बार इस गंदगी को पूरी साफ करेगा। सर जहां तक आपने पूछा, ये वोट काटने वाला जो मामला है सर, राहुल गांधी ने ये सारी बातें सामने रख दी, सबको पता चल गया, लेकिन क्या आपको इस बात का पहले से भी अंदाजा था? क्योंकि सर पहले भी ये बात तो कई बार सामने आ चुकी थी, भाई वहां पे उसका वोट ज्यादा कट गया, वहां पे इस कम्युनिटी का ज्यादा वोट कट गया। यूपी चुनाव के बाद भी इस तरह की बातें सामने आई थी, आपको याद होगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यूपी चुनाव के बाद मैं विशेषकर बताऊं कि हाथरस के इलाके में एक गांव, जिसमें पूरे गांव की वोट काट दी गई थी, लगभग 700 साढ़े 700 के लगभग वोट कटी थी। वो न्यूज आई थी, सबने देखी थी। और जिस तरह की और सारी चीजें हुई हैं वोट काटने की, उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ दिल्ली में जो कॉरपोरेशन का अलग हुआ इलेक्शन हुआ था, बहुत सारी वोटें उसमें भी कटी। उत्तर प्रदेश में जो वोटें कटी, हमने तो उसके लिए एक फॉर्म भी दिया, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने साथ नहीं दिया। हमने तो एक फॉर्मेट जारी किया था कि जिस जिसकी वोट कटी है, इस फॉर्म को भर के हमें दीजिए। लोगों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो हम तो ये उसी समय नंगा कर देते। सारी तो पुराना मामला है जो आज निकल के सामने आया। नहीं, आज जो मामला आया है इसमें कोई शक नहीं है कि सबूत सामने हैं। हालांकि इनकी सुगबुगाहट पहले से भी थी। और अगर आप देखें तो जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूं, वोट फॉर डेमोक्रेसी है और एडीआर है, द वायर है, इन लोगों ने लगातार ये चीजें बताई हैं, लोगों के सामने रखी हैं, पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें लेके आए हैं। कोर्ट तक एडीआर ने तो सारी चीजें कोर्ट में दे रखी हैं, सुप्रीम कोर्ट में दे रखी हैं। और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने तो जो बाद में ये सभी चीज हुई है 2024 के इलेक्शन के बाद, उनको लेकर बाकायदा एक मेमोरेंडम दिया, उसको इलेक्शन कमीशन को दिया, जिसका जवाब अभी तक मैं इलेक्शन कमीशन दे पाया। तो ये सारी चीजें आज की नहीं है। हाँ, अब पूरे सबूतों के साथ में सामने हैं।
तो सर क्या आपको लग रहा है कि ये जो घपले की बात आ रही है, 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट है, यही घपला है या इससे कोई बड़ा खेल है? अगर ये सारी चीजें नहीं होती, अगर मान लो वो 1 लाख फर्जी वोट नहीं होते, लेकिन उससे पहले भी फर्जी वोट तो पहले भी होते थे, 1 लाख नहीं होंगे तो 5,000, 7,000, 2,000 हो सकता है कम होते हो, पहले भी इस तरह की चीजें होती थी, किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह 4 जगह ऐसा पहले भी होता था। तो क्या आपको लग रहा है कि नतीजे कुछ और हो सकते थे? देखिए, बेईमान बेईमानी करने के लिए कई तरीके अपनाता है। एक तरीका हमारे सामने अभी आ गया कि फर्जी वोटें, और फर्जी वोटें किस किस तरह से हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम कई पोलिंग बूथ में है, कई स्टेट में है। दूसरा, एक ही कमरे के मकान में सैकड़ों लोग रह रहे हैं। तीसरा, फोटो जो है उसमें गड़बड़ी कर रखी है। चौथा जो है फॉर्म 6 जो है उसमें गड़बड़ी है, उसके माध्यम से जो फर्जी वोटें बनाई गई हैं। ये सारी चीजें, और यहां से वहां शिफ्ट हो गए, इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें सब कुछ सामने आई हैं। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा, अभी भी कह रहा हूं कि ईवीएम का जो मसला है, बेईमानी ईवीएम के माध्यम से भी होती है, बेईमानी इस तरह से भी होती है। आप सब इस बात के गवाह हैं, मीडिया के माध्यम से सबने देखा है, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि मुस्लिम आबादी को कई जगह पर वोट नहीं डालने दी जाती। आपने देखा पीछे के जो चुनाव थे उसमें रिवॉल्वर लेके किस तरह से एक पुलिस वाला धमका रहा था, ये महिला को वोट नहीं डालने देना, यूपी उपचुनाव में। ये सारी चीज आपने देखी। इसके अलावा जो वोटिंग में बेईमानी करने का तरीका है, आपको वोटिंग रोकने के लिए, मतलब कम करने के लिए, आप इस तरह का माहौल पैदा कर दो कि वोट डालने न पाए सारे लोग। इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो एजेंट होते हैं पार्टी के, और जो पोलिंग पार्टी होती है, वो पोलिंग पार्टी उस पार्टी विशेष के एजेंट से मिल जाती है, और मिलने के बाद वो एजेंट ही वहां वोट डालता रहता है। जब पहले बैलेट पेपर था तो वैसे डालता था, अब मशीन में बटा। मैं बता रहा हूं कि किस तरह से होती हैं। हाँ। और इसके साथ साथ एक और फर्जीवाड़ा होता है कि वोट कितनी है गिन के आपने कितनी बता दी, ये भी होता फर्जीवाड़ा। और ये सारे के सारी चीजें होती हैं। साथ में इन सबको रोकने के लिए जो काम करेगा वो कौन करेगा? वो काम करेगा प्रशासन, वो जो इलेक्शन कमीशन है, जो उसकी टीम है, वो काम करेगी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही कंप्रोमाइज्ड हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ में मिल जाए और उसके लिए बेईमानी करने लगे, एक इलेक्शन कमीशन ही एक विशेष मानसिकता से पीड़ित होकर काम करने के लिए और संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने लगे, तब आप क्या करोगे? तो बेईमानी कई तरीके से कई स्तर पे होती है। बेईमानी का एक तरीका और मैं आपको बताता हूं। बेईमानी का तरीका आपको ध्यान होगा, 2024 के चुनाव से पहले जब हमने ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया था, हमने उसमें कई सबूत दिए थे। कई सबूत इस तरह के हमने दिए थे कि जो BEL कंपनी है, उस BEL कंपनी में 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी थे। यानी जो कंपनी मशीन बना रही है, जिस मशीन से चुनाव हो रहा है, उस मशीन में बीजेपी के डायरेक्टर है। क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या ये बेईमानी का तरीका नहीं है? ये सारी चीजें हैं और इलेक्शन कमीशन की जानकारी में ही सब कुछ है। सो ये सारा। दूसरी बात, क्या बेईमानी इस तरह से नहीं है कि जब आपसे कहा जा रहा है कि वीवीपैट मशीन में जो काला आपने वो लगा रखा है शीशा, उस काले शीशे को हटा के बाकायदा सफेद शीशा लगाओ, तो आपको क्या दिक्कत है? आप वीवीपैट की पर्चियां नहीं गिनने, तो ये बेईमानी नहीं है। इसके अलावा एक बात, जो इंडिया गठबंधन के जो सारे जो दल हैं, उन्होंने 2024 के चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि भाई आप वीवीपैट की पर्ची, एक जो वोटर है जो वोट डालने जा रहा है, वीवीपैट की पर्ची उसे दे दीजिए और वो उस पर्ची को लेके देख के कि हाँ भाई मेरी वोट मैंने जिसको डाली उसी को पड़ी है, उसे लेके डिब्बे में डाल देगा और उस डिब्बे में जो पर्ची है उनकी काउंटिंग करा लो। इसमें क्या दिक्कत थी? इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया, तो क्यों नहीं कराया? इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना, पूरी तरह से पारदर्शिता उसे बरतनी है। अगर किसी के मन में शक है तो पारदर्शिता बताए, कहे भैया ये ले सामने, तेरे सामने देख ले जो भी कुछ है। अगर बेईमानी इस समय भी हो रही है तो हम जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं कहता? लेकिन इलेक्शन कमीशन हर बात को, हर चीज को
छुपा रहा है। और जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज जो है 45 दिन में उसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, आप वीडियो फुटेज दे नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इतने साल लगेंगे। मैं कह रहा हूं पूरे जन्म लग जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, तुम उस जमाने में हमें बता रहे हो। सर दिल्ली में मंत्रियों के घर पे सर 30-30, 35-35 वोट देखने को मिले, तो क्या सर ये इस तरीके का आदेश ऊपर से होता है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा वोट बनवानी है, या इसको आप कैसे देखते हैं? भाई आदेश होता ही होगा, ये उस पार्टी की उस मनुवादी मानसिकता की जो विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, निश्चित रूप से उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिल्कुल कुछ चुनाव की रणनीति हो सकती है। और एक ही घर के पते पर बल्क में वोटें, केजरीवाल ने सबको दिखाया दिल्ली में। आप जो दिल्ली का उदाहरण बता रहे हैं कि खुद साहब सिंह वर्मा का जो बेटा है, जो इस समय मंत्री भी है, उसके घर पर कितनी वोटें निकली, कितनी वोटें बनी उसके, उस पर इलेक्शन कमीशन को दिखाया क्या किया। सफाई कर्मचारी है, खाने कोई भी तो इतने सफाई कर्मचारी, इतने खाने वाले हैं। अगर इस हिसाब से हो तो मोदी के यहां तो 1000 लोग रहते हैं। तो सर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है इस पूरे मामले में? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। और मैं समझता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन हो इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, जो उसकी जिम्मेदारी है, तो सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो एक्शन लेके इस सारी गड़बड़ी में जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर कराए, उनके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के उनको सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी, क्योंकि ये जघन्य अपराध है, ये देशद्रोह है, कत्ल के मुकदमे से भी ज्यादा ये घिनौना अपराध है। 120 करोड़ लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया इसी बेईमानी के कारण। तो आप मोटा मोटी किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। मोदी एंड अमित शाह, बीजेपी ये जिम्मेदार हैं, आरएसएस इनके साथ में, और साथ में इलेक्शन कमीशन जिसने अपनी नैतिकता को पूरी तरह बेच दिया है, जिसने इस देश के साथ में गद्दारी की है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र इलेक्शन हो, जिसकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इस देश में वोट देने से, उसकी वोट बनने से छूट ना जाए, ये उसकी जिम्मेदारी थी। उसकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी तरह से फर्जी वोट ना बने, और ये सब कुछ जो फर्जी वोट बनी है इलेक्शन कमीशन की साजिश के बिना, उसकी मिली भगत के बिना नहीं हो सकती, किसी कीमत में नहीं हो सकती। ये सब उसकी जिम्मेदारी है, उसे ये सारे के सारे वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है उनको आप ये जिम्मेदारी पूरी तरह से कैसे थोप सकते हैं? तो सर जो लिस्ट है तो सर उससे पुराने जो चुनाव आयुक्त है या उससे भी पुराने, तो सर लंबी समय की प्रक्रिया है, एक व्यक्ति के ऊपर कैसे आप थोप सकते? वो तो आज आया है, 2000 आज नहीं आया, वो 2024 का चुनाव जब हुआ था वो इलेक्शन कमीशन में था, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन था, लेकिन ये उसके मेंबर थे, इनकी भी बराबर जिम्मेदारी थी, ये सब उसमें शामिल हैं। और अगर इसको ये सब चीजें पता नहीं है तो काहे को बैठा इलेक्शन कमीशन पे, क्यों बैठा उस पे? और ये अगर आया है, मान लेता हूं मैं आपकी बात को 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि इसको नहीं पता, ये जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेदारी है कि देखे कि इलेक्शन कमीशन को जो काम करना है वो काम प्रॉपर तरीके से स्टाफ कर रहा नहीं कर रहा, वोटर लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनी नहीं बनी, उसमें कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं है। अब यही इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना एसआईआर के नाम पे कि हम फर्जी वोटर निकालने के लिए बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी, जो कि एक भी बांग्लादेशी एसआईआर में नहीं निकला, यही कर रहा ना ये गुप्ता जो है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो, यही कर रहा। तो ये इसमें यह कर रहा है, इस हिस्से आपको इसकी इंटेंशन पता लग सकती है। और जब ये सारा सामने आ गया, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं कि भाई इसे नहीं पता, ये इसको गुनहगार नहीं है, तो इसको तुरंत कहना चाहिए ना, इसको तुरंत कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी आपका धन्यवाद, आपने ये सारी की सारी जो फर्जीवाड़ा है हमारे सामने रखा, हम निश्चित रूप से इसकी जांच करके, निष्पक्ष जांच करके इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, जो भी जिम्मेदार। कहा उसने है दबाव में है, काय को बैठा फिर दबाव में? मैं आपको लग रहा है दबाव में? दबाव में नहीं है, इस घिनौने अपराध में वो शामिल है, दबाव नहीं है, शामिल है वो। सर लोग ये भी कहते हैं कि भानु प्रताप जी जो है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति बड़े कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करें, मैं क्यों करूंगा? पागल हूं क्या मैं? क्या मेरा दिमाग खराब है क्या? संवैधानिक संस्थाओं की जो जिम्मेदारी है
क्या इस देश में सीएजी संवैधानिक संस्था है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? जब विनोद राय ने झूठा एक पुलंदा बनाया 2G घोटाले वाला, जो आज तक सिद्ध नहीं हो चुका, और उसके बाद में वही विनोद राय बीजेपी में जाके बैठ गया, बीजेपी में मिल गया ना, वो माफी मांगने से क्या होता है? आपने एक पूरा सिस्टम जो तबाह कर दिया। उसके बाद में कौन सी लिस्ट आई है सीएजी की? इसके बाद में इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं कि अनुच्छेद 324 से लेकर 328 तक क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या उसको काम करना है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों काम नहीं कर रहा? और कोई ये कहे कि हम संवैधानिक पद पर बैठे हैं, या जनता ये कहे कि उनके खिलाफ जो आवाज नहीं उठाई जाए, क्यों नहीं उठाई जाए? मुर्दे हैं क्या हम? जिंदा है ना हम? इस देश के नागरिक है ना हम? संवैधानिक संस्थाएं अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से वो जो षड्यंत्र में शामिल हैं, उनसे मेरे भी संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस देश की जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये मेरी नागरिक के नाते जिम्मेदारी है और जानकार के नाते जिम्मेदारी है कि संवैधानिक संस्थाएं अगर गलत काम कर रही हैं, किसी षड्यंत्र में शामिल हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, देश की जनता के अधिकारों को खत्म करने के लिए, तो मैं उनके खिलाफ खुलकर बोलूं और बताऊं जनता को कौन का अधिकार है जिसे ये पूरा नहीं कर रहे। सर, आप जो है इस पूरे मुद्दे को कई साल से उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी खूब हुआ, आंदोलन भी खूब हुआ, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया पहले। फिर धीरे धीरे फिर 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा हुआ। तो क्या सर आने वाले समय में कुछ इस तरह की रणनीति है, कुछ आप लोग आंदोलन की कोई तैयारी है क्या? आप लोग जो कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराने हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या बैलेट पेपर से कभी चुनाव हो पाएगा? क्योंकि जब भी चुनाव होता है या फिर चुनाव के नतीजे आने के बाद मुद्दा उठता है, फिर वो डाउन हो जाता है। तो क्या बिहार का चुनाव होने वाला है, आगे यूपी में भी चुनाव है, क्या रणनीति है सर आप लोग? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जहां तक लड़ाई है, हम अंतिम सांस तक, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारा काम है लड़ना, संघर्ष करना। रही बात कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, आप जानते हैं कि किसी लेवल तक पहुंचने में संसाधनों की जरूरत होती है। तो हमारे पास नहीं, राहुल गांधी के पास तो फिर भी संसाधन है। भाई, उनकी 3 राज्यों में सरकार है, उनके पास संसाधन है, उनके तो 60 साल सरकार रही है, डिजिटल हमें मिल जाता वो मैं मानता हूं कि वो उनके सामने दिक्कत है। ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस षड्यंत्र में बीजेपी के साथ में शामिल है, इसलिए उन्हें डिजिटल फॉर्म में वो वोटर लिस्ट नहीं दी गई। नहीं तो बहुत थोड़े समय में ही सारा घोटाला, केवल एक विधानसभा का नहीं, तमाम लोकसभाओं पर जो हुआ, सारे के सारे सामने आ जाता। पर मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास तो तब भी संसाधन हैं, उनके 100 MP हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो भी जाए। हमारे पास क्या संसाधन है? हमारे पास कोई संसाधन नहीं। हम तो अपने दुस्साहस के साथ और हमारे अपने जो सीमित संसाधन है, ये कुछ साथी हमें जो थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं, हम तो उसके दम पर लड़ रहे हैं। आप जैसे मीडिया साथियों के माध्यम से कि जो हमारी बात पहुंचा रहे हैं। अपील क्या करेंगे देश की जनता से, क्या करेंगे? अपील बहुत सीधी है। अगर अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को, इस देश के संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो सड़क पर आना पड़ेगा, जन आंदोलन का सक्रिय हिस्सा बनना पड़ेगा, सक्रिय हिस्सा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि भैया मुझे अपने रोजी रोटी के लिए जाना है, कुछ नहीं होता, मरने ही जाएंगे बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से मार रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम्हें 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। और जब आप इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे, तो आपको कोई अधिकार नहीं, ना जमीन का अधिकार, ना आपको जो नौकरी का अधिकार, ना बैंक में खाता खोलने का अधिकार, ना किसी भी तरह का कोई अधिकार बचेगा नहीं। इस गंदगी को साफ करो, अपने देश को बचाओ, संविधान को, लोकतंत्र को, अपने आप को, अपने बच्चों को, भविष्य को बताओ। यही मेरा कहना है। हम तो संघर्ष कर रहे हैं और आप जबरदस्त तरीके से करेंगे। चुनाव रद्द होना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि भाई जिस तरह गड़बड़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि बेईमान है, इलेक्शन कमीशन क्योंकि गद्दार है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर रहा। नहीं तो पहले ही क्षण उसे ये काम करना चाहिए था कि राहुल गांधी जी धन्यवाद, आपने सारा फर्जीवाड़ा हमें बताया, हम सभी पर ये बाकायदा इंक्वायरी करेंगे और जो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ में उसकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए थी कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये सब गलत हुआ है और बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, इस इलेक्शन को खत्म किया जाए, इस सरकार को खत्म किया जाए, ये बोलना चाहिए था। कानून के सम्मत है सर, ये कोर्ट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता?
जब फर्जीवाड़ा सामने आ गया तो क्यों नहीं कर सकता? अगर राहुल गांधी की ये कानून है ना कि 2 साल तक की अगर किसी की सजा होगी तो उसके सदस्यता चली जाएगी, तो जब यहाँ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, सरकार ही मतलब बेईमानी से बनी हुई है, भाई देशद्रोह है ये, तो देशद्रोह में सजा कितनी जबरदस्त होती है। सो उसके लिए क्यों नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती है, बशर्ते देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को और देश के नागरिकों के अधिकारों को बचाने की नीयत कोर्ट की हो तब, किसी संवैधानिक संस्था की हो तब।